विद्यार्थियों, आज का मेरा टॉपिक है दर्पण। और हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। और मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण की विशेषता। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके समझ में ये बात आनी चाहिए कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा होता है जिसके एक तल पे कलई कर दिया जाता है और एक तरफ परावर्तक तल बन जाता है। विद्यार्थियों, परावर्तक तल का मतलब है वह तल जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। विद्यार्थियों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए लिख दिया है कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। जब किसी कांच के एक तल पर कलई कर दी जाए और दूसरा तल परावर्तक तल बन जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, परावर्तक तल के आधार पर यदि हम दर्पण को विभाजन करना चाहें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक दर्पण जो होता है वह समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। तो विद्यार्थियों, समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें कि उसका परावर्तक तल समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की विशेषता के बारे में यदि विद्यार्थियों हम बात करें तो समतल दर्पण के सामने रखी हुई जो वस्तु होती है वह सदैव वस्तु के बराबर ही बनती है, आभासी बनती है तथा वस्तु से सीधा बनती है। यानी कि सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनती है। ये दर्पण की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता विद्यार्थियों दर्पण की यह है कि यदि वस्तु को हम दर्पण से जितनी दूर पे रखेंगे दर्पण में वह प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूर बनता हुआ दिखाई देता है। तीसरी विशेषता विद्यार्थियों समतल दर्पण की यह है कि यदि हम वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं तो दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वह वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों, यदि हमारे पास कोई वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, उसकी लंबाई यदि 160 सेंटीमीटर है, यदि किसी भी वस्तु की लंबाई 160 सेंटीमीटर है और वह अपनी पूरे प्रतिबिंब को देखना चाहता है, तब फिर उसकी दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए इस 160 का आधा होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे दर्पण की लंबाई की बात करें तो दर्पण की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई बटे में 2, यानी 160 बटे में 2 और इसको काटिएगा तो 80 सेंटीमीटर। यानी यदि कोई भी 80 सेंटीमीटर का दर्पण होगा तो उसमें 160 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति का प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह से तीसरी के बाद चौथी जो विशेषता है, यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुका करके रख दिए जाए तो उसके बीच में यदि कोई वस्तु रखी जा रही है या कोई व्यक्ति है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा वो बात करते हैं इस पर कि संख्या, उनकी प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वह 360 बटे थीटा -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि 360 को हम थीटा से भाग देंगे और थीटा से भाग देने पर यदि इसमें संख्या सम आ रही है तो इसमें से -1 कर देंगे तब हमें वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या पता चल जाएगी। जैसे विद्यार्थियों, यदि मान लीजिए हमें वस्तु की संख्या पता लगाना है, हमने किसी थीटा कोण पर दो दर्पण को रख दिया है और फिर उनके बीच में हमने एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा उसकी संख्या पता लगाने के लिए हम इस तरह की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 360 बटे और हमने कोई वस्तु 30 अंश पे रख दिया और 30 अंश पे रख दिया तो इसको थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा तो आ जाएगा 12। अब 12 विद्यार्थियों एक सम संख्या है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तब आपके पास 11। यानी यदि दो दर्पणों को हम थीटा कोण पर झुका करके रखेंगे तो उनके मध्य में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 11 प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब की जो संख्या बनेगी वो 11 बनेगी। और इसी तरह से यदि विद्यार्थियों हम किसी थीटा से भाग देने पर यदि उसकी संख्या विषम आ रही है तो विषम आने पर हमें एक घटाने की जरूरत नहीं है, जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा, उतना ही संख्या बनेगी। विद्यार्थियों, ये था तो समतल दर्पण के बारे में। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं वो आपने सीखा और समतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके बारे में इम्तिहान में पूछा जाता है। विद्यार्थियों, इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं दूसरे दर्पण की जिसका नाम है गोलीय दर्पण। विद्यार्थियों, जैसा कि उसके नाम से ही पता है कि गोलीय दर्पण का मतलब होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल हो। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि गोलीय दर्पण क्या है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण
दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। जैसे देख लो विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो हमारे पास एक दर्पण है और इसका परावर्तक तल गोल है और उस गोल में यहाँ पर देखें उठे हुए भाग पे तो कलई की गई है, लेकिन धंसा हुआ भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है वही तो परावर्तक तल होता है। तो जब किसी भी दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सेम उसी का उल्टा उत्तल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा होता है, यानी कि धंसे हुए भाग पे कलई कर दी जाएगी और उठा हुआ भाग जो होगा वह परावर्तक तल बन जाएगा। तो इस तरह से यह यदि किसी भी दर्पण का परावर्तक तल धंसा है तो अवतल दर्पण, और यदि परावर्तक तल उठा है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।